सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ किया गया और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला कौन सा देश है, इनकी हम चर्चा करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर देते हैं। देखिए, हाल ही में किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? ये किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्यों राज्य आपसे पूछे तो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता शहर में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। ये है राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली। और प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी 2023 को कौन सी भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? वो किया है 108वीं। और चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया? ये किया है त्रिपुरा में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना शुरुआत की? ये की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और साड़ी महोत्सव विरासत का दूसरा चरण भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का उत्सव किस शहर में शुरू होगा? ये होगा नई दिल्ली के अंदर। और किस केंद्रीय मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में शियोम पुल का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा। और किस लिमिटेड ने पीएनजी में हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन शुरू किया? वो किया है एनटीपीसी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चन। मैंने आपको इसकी क्विज टेलीग्राम पर डाल देता हूँ और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है? जी बहुत बड़ी बात है। ये कुछ दिन महीने भी पहले भी मैंने आपको बताया था। अगस्त के महीने के अंत में क्या है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश था, ध्यान रखना, जर्मनी। कौन सा था? दुनिया के अंदर पहला देश जर्मनी। अगर दुनिया के अंदर दूसरा देश अब बन चुका है, वो बन चुका है चाइना देश। और ये चाइना देश ना, ये एशिया का तो पहला देश बन गया है चीन और दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना। पहला आपसे पूछे तो जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन आपको पिछले सितंबर महीने में आपको ये करवाया था। देखो, चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है बन गया। यानी कि एशिया का तो ये पहला है और दुनिया का दूसरा देश है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला जर्मनी विश्व का पहला देश था। तो ये सितंबर 2022 के अंदर पहला देश कौन सा था? जर्मनी। और अभी चीन क्या है? एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश है बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने देखी नहीं है क्या? आपने मेट्रो देखी होगी। मेट्रो की तरह ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं। जैसे मेट्रो अपने जयपुर के अंदर चलती है और दिल्ली के अंदर चलती है, तो ऐसी ट्रेनें क्या है, ये भी हाइड्रोजन से चलने वाली है। और ध्यान रखना, अभी इस 2023 के अंदर क्या है, इस लास्ट तक 2023 के लास्ट तक है, अपने भारत देश में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। तैयारियां चल रही है अपने भारत देश में और इसके इस साल के अंत तक भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें शुरुआत इसकी अपने भारत देश में भी की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की घोषणा हुई। यह कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? और यह आपको भी को पता है कि जो 17वां जो प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन है वो इंदौर मध्य प्रदेश में, आपको पता है 20 जनवरी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और उनके पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। ये दिया जाएगा 27 व्यक्तियों को। कितने? 27 व्यक्तियों को दिया जाएगा। देखो, 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। इन पुरस्कारों के लिए 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया है। तो 27 अप्रवासी भारतीयों को चुना गया। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में
8 से 10 जनवरी के बीच में किया जाएगा। बाकी जब इसका आयोजन होगा तब इसकी हम और चर्चा कर लेंगे। और जो ये पुरस्कार है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी ने किन 2 शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रुज का शुभारंभ करेंगे? तो बताइए मुझे कि पीएम मोदी ने किन 2 शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रुज शुरू करने का उन्होंने, यानी कि क्रुज का शुभारंभ करेंगे। और ये कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि किन 2 शहरों के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रुज की जो है प्रस्ताव शुरू हो चुका है। अब इसका शुभारंभ किया गया, यानी कि हरी झंडी इसको दिखाई गई है पीएम मोदी के द्वारा। सभी विद्यार्थी मुझे इसका आंसर देंगे। देखते हैं आपको पिछला जो करंट मैंने करवाया है वो आपको कितना का याद है या नहीं है। तो बताइए मुझे, 1 मिनट में आपके लिए वेट कर लेता हूं। आज देखते हैं इस क्वेश्चन का आपके कितने आंसर विद्यार्थी मुझे सही देते हैं। तो बताइए मुझे इसका जल्दी से आंसर कि पीएम मोदी ने किन 2 शहरों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रुज का शुभारंभ किया? तो ये ध्यान रखना, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। पहले प्रस्ताव जारी किया था लेकिन अब इसकी शुभारंभ किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी 2023 को दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रुज का इन्होंने ये शुभारंभ करेंगे 13 जनवरी 2023 को। और ये दुनिया में एकल नदी जहाज द्वारा सबसे बड़ी एकल नदी यात्रा होगी। और क्रुज जिसे गंगा विलास क्रुज नाम है दिया गया, तो इसका नाम क्या है? गंगा विलास क्रुज इसको नाम दिया गया। और एकल नदी यात्रा ये होगी और ये 13 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का मोप्पा एयरपोर्ट का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी मिली है? और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले मंथ ही बताया है, दिसंबर महीने के अंदर क्या है, पीएम मोदी के द्वारा मोप्पा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया था। ये सभी विद्यार्थी मुझे इसका भी बताएंगे ये किस राज्य के अंदर है। अब इसका नाम है, मोप्पा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे करने की मंजूरी इसको मिल चुकी है। इसका नाम बदलना जो है प्रस्ताव जारी किया गया। और ये कहाँ पर है? गोवा राज्य के अंदर है स्थित है, यानी कि पिछले महीने इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, ध्यान रखना इसका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोप्पा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोप्पा करने को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये किसका नाम ये रखा जाएगा? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोप्पा, ये इसका नाम रखा जाएगा। इसके नाम को मंजूरी मिल चुकी है। गोवा स्थित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया और अब इसका जो है नाम इसका चेंज करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, फेम इंडिया फेज द्वितीय योजना के तहत किस शहर में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई है? फेम इंडिया फेज द्वितीय योजना के तहत किस शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की गई? ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली में की गई है। देखो, सरकार द्वारा 3 जनवरी 2022 को, यहाँ पर ये 22 नहीं है 23 होगा, ध्यान रखना, 22 नहीं है 23 है, 3 जनवरी 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया चरण द्वितीय योजना के तहत समर्थन के साथ दिल्ली में 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई है। कब है? सरकार द्वारा 3 जनवरी 2023 को। और बाहरी उद्योग मंत्रालय की फेम इंडिया यानी कि दूसरा चरण है ये, इसके तहत दिल्ली के अंदर 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया? ये किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देखो, इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी ने नया अभियान इन्होंने शुरू कर दिया है और इस अभियान को दिदीर सुरक्षा कवच नाम दिया गया है। और तृणमूल कांग्रेस के इस अभियान का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो ये ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने क्या है इस अभियान की शुरुआत की है और इसको क्या नाम दिया गया है? दिदीर सुरक्षा कवच इसको नाम दिया गया है, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं उनको देखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर, चुनाव आयोग ने मैथिली
ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया? वो बनाया है बिहार राज्य का। किसका बनाया है? बिहार राज्य का मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकन बनाया है। किसने? चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया है। देखो, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकन इन्होंने बनाया। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच में जागरूकता अभियान चलाएगी। ये आपको याद रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या है, ये बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, इसको इतने क्या है स्टेट आइकन बना लिया, क्योंकि ये 2024 तक क्या है जो लोकसभा चुनाव होंगे उनको मतदाताओं के बीच में जागरूकता ये अभियान चलाएगी। और 2021 के अंदर क्या है, ये एक संगीतज्ञ है, ध्यान रखना 2021 के अंदर इनको ये पुरस्कार है जो है संगीत का पुरस्कार इनको मिल चुका है 2021 के अंदर। 8 नंबर देखो, कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ये दी है 19,744 करोड़ रुपए की। कितनी? 19,744 करोड़ रुपए की हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए इन्होंने मंजूरी दी है। देखो पूरी डिटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी इन्होंने दे दी है। भारत 2030 तक 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। कब तक है? 2030 तक है। अभी धीरे धीरे भारत क्या है अपने विस्तार है जो अपने नए औद्योगिक विकास की तरफ से जो है लगातार वो क्या बढ़ रहा है, और इसी कारण वो क्या है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। कितने करोड़ रुपए की? 19,744 करोड़ रुपए के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2021-22 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम क्षेत्र की कंपनी कौन सी बनी है? यानी कि 2021-22 के अंदर यानी कि शीर्ष लाभ यानी कि सबसे अधिक लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम क्षेत्र की कंपनी कौन सी बनी है? वो बनी है, ध्यान रखना, ONGC। कौन बनी है? ONGC। देखो, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी है ONGC। कौन है? ONGC थी सबसे अधिक ये लाभ कमाने वाली कंपनी है 2021-22 के अनुसार। ये आपको पूरी डिटेल बस आपको इतनी याद रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, जेलियांगरोंग समुदाय ने किस राज्य में गान नगाई महोत्सव बनाया है? जेलियांगरोंग समुदाय ने किस राज्य के अंदर गान नगाई महोत्सव बनाया? वो बनाया है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में बनाया है? मणिपुर के अंदर बनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य पूरी इसकी डिटेल, मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई त्यौहार 4 जनवरी 2023 को मनाया गया है। अब ये जितने भी महोत्सव होते हैं ना, इनको आप बस याद ही रखा करो भी ये किस राज्य में बनाया गया है, और तारीख तुरीख का आपको जरूरत नहीं है, बस राज्य आपको पता होना चाहिए, बस इतना, ठीक है। और जेलियांगरोंग समुदाय का गान नगाई जो त्यौहार है वो 4 जनवरी 2023 को मनाया गया। इसे चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। एक आप नोट करके लिए लगा सकते हो कि इमो इनू दिवस मणिपुर में मई 23 सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में भी बनाया जाता है। एक तो ध्यान रखना ये बनाया जाता है गान नगाई त्यौहार मणिपुर के अंदर, एक ये बनाया जाता है, ध्यान रखना कौन सा? इमो इनू दिवस है जो मणिपुर में मई 23 सांस्कृतिक ये त्यौहार है, ये भी मणिपुर के अंदर अभी हाल ही में बनाया गया। तो इसी के साथ में मैंने इस क्वेश्चन को कवर कर दिया है। बस आपको इतना याद रखना है कि इमो इनू दिवस है वो मणिपुर में बनाया गया, और गान नगाई त्यौहार है वो भी मणिपुर में बनाया गया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, दिसंबर 2023 तक चालू होने वाली भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की किस राज्य में सुरंग बनाई जा रही है? ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर इसकी सुरंग बनाई जा रही है। 2023 तक इसको क्या है अंत तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लगातार बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ शानदार तरीके से बने हुए हैं, और आपको क्विज भी मिलती है, टेलीग्राम पर PDF भी आपको मिलती है। आपको पता है अभी आज शुक्रवार हो चुका है, और कल आपको पता है शनिवार के दिन CET का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। तो सभी विद्यार्थियों को, उन सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आपका CET का जो एग्ज़ाम है पूरे आनंद के साथ एकदम फ्रेश माइंड होकर अपने एग्ज़ाम देने जाएं, और जो दिशा निर्देश आपके लिए दिए हुए हैं वो आप निश्चित तौर से देख कर जाएं, क्योंकि आपको पता है नकल जो का मामला है वो बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे उसके हिसाब से भी अपने कपड़े हैं जो गर्म कपड़े के हिसाब से अपने पहन के जाएं, उसी के हिसाब से कल दिशा निर्देश भी मैंने टेलीग्राम पर एक पिक्चर डाल दी थी कल मैंने, वो आप पढ़ लेना।
क्योंकि वो आपको दिशा निर्देश बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वहाँ पर क्या है फिर कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए आपको विद्यार्थी आराम से 2 दिन आपको पता है शनिवार और संडे के दिन आपको पता है सीटी का एग्ज़ाम है। आराम से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया आराम से तरीके से आप सीटी का एग्ज़ाम दें। तो अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है। ढाका साहित्य महोत्सव कौन सा संस्करण, यानी कि ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 5 से 8 जनवरी को होगा? 8वां, 10वां, 5वां, 15वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। और सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। शानदार तरीके से आप सीईटी को क्लियर करें ताकि आने वाली आगे जो पटवारी की जो भर्ती आएगी उसमें आप अपना फॉर्म क्लियर कर सको। तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 के 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसके लिए पास के लिए आपको पता है कितने, आपको पता है 55% है, कुछ के लिए आपको पता है 60% भी ज़रूरी है। तो ये अपने एग्ज़ाम दे बढ़िया तरीके से, एक दिन पहले जाएँ, आराम से रहें। और सर्दी का मौसम आपको पता है, सर्दी से थोड़ा बच के रहें, आपको पता है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।